आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया और ये नहीं समझ आया कि कौन सी हाउस से किस प्लैनेट की प्रेडिक्शंस करें, तो आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आने वाली। 90% चांसेस हैं जब कोई व्यक्ति किसी और की कुंडली देखता है तो उसे कुछ नहीं समझ आता। उसका कारण सिर्फ ये है, ये चलित, लगन, केपी और नमाज, ये रीजंस हैं किसी भी व्यक्ति पे प्रेडिक्शंस नहीं हो पाती। इन 3-4 कारणों के कारण नहीं हो पाती। अब आप खुद देखें कि आपके पास ये एक ही व्यक्ति का सब कुछ है, एक ही व्यक्ति का लगन है, एक ही व्यक्ति का चलित है, एक ही व्यक्ति का केपी है। अब लगन कुंडली आप देखें तो लगन कुंडली में क्या है, मंगल, शनि और राहु लगन में। चलित कुंडली देखते हैं तो सिर्फ मंगल और शनि लगन में है, राहु लगन में नहीं है। लेकिन केपी ये बोलती है कि चंद्र, राहु, शनि और मंगल चारों लगन में है। तो अब इन 3 हम जो मेन मानते हैं, जिनके कारण हम लगन कुंडली को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा जीवन आइडेंटिफाई करते हैं, वो 3 कुंडलियां अगर मैच नहीं होती और आपको ये नहीं पता कि इन 3 में से मैं किस पर प्रेडिक्शंस करूं कि मेरी प्रेडिक्शंस ठीक जाए। अब मान लीजिए आप यहाँ चलित कुंडली के अकॉर्डिंग बोलूं तो राहु की प्रेडिक्शंस कर रहे हो लगन में या सेकंड हाउस में, लेकिन वो प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि शायद वो प्लैनेट वहां है ही नहीं। ये आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? और मैं स्टार्टिंग से एक शब्द बोलता आया हूं, कुंडली शोध करें। सबसे पहले हर एक एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले क्या करता है, कुंडली शोध करता है, ग्रह शोध करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि अगर कुंडली शोध नहीं, ग्रह शोध नहीं, तो आपकी प्रेडिक्शंस जो है वो जीरो हैं, वो एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं जाएंगी। अब मैं बोलता हूं कि राहु सेकंड हाउस है, तो राहु सेकंड हाउस है तो राहु के साथ राशि भी चेंज होगी, पहली चीज। साथ ही साथ राहु फर्स्ट हाउस के कुछ और रिजल्ट है, सेकंड हाउस के कुछ और रिजल्ट है, और साथ ही साथ एस्पेक्ट्स बदल जाते हैं। तो मतलब आप एक तरह से समझे, टोटली कुंडली ही चेंज हो जाती है अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी कुंडली से आपको प्रेडिक्शंस करनी है। तो आज हम सबसे ज्यादा जो मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता था कि सर अपनी कुंडली सिखाओ, अपनी कुंडली सिखाओ, तो मैं आज अपनी कुंडली सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक आपको मेरी कुंडली के सिवाय समझ नहीं आने वाला। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं अब आपको रीजंस बताता हूं कि ये कुंडली से बेटर मैं अंगीरा कुंडली को क्यों बोलता हूं। और अंगीरा कुंडली मेरे पूर्वजों द्वारा मुझे एक उपहार दिया गया है कि मेरी प्रेडिक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है, मेरी प्रेडिक्शंस की जो सटीकता है वो बढ़ जाए। इसलिए मैं अंगीरा कुंडली का यूज करता हूं। और तभी आप सब जो बोलते हो कि 2 मिनट में सर आप कैसे प्रेडिक्शंस कर देते हो, वो इस कारण कर देता हूं क्योंकि मैं अंगीरा कुंडली से प्रेडिक्ट करता हूं। मैं लगन, केपी, चलित को नहीं मानता। अब इसमें आप एक चीज समझें कि मैंने लगन दिया, चलित दिया, केपी दिया। अब अंगीरा कुंडली को आप अगर देखें तो इसमें कुछ लाइंस दी गई हैं, एक्स्ट्रा लाइंस दी गई। वो क्यों दी गई है, इसका 2 मिनट समझते हैं। मैं बोलता हूं कि फर्स्ट हाउस जो है और जो सेकंड हाउस है, वो उनके बीच में एक दीवार है। अब मान लीजिए एक प्लैनेट फर्स्ट हाउस में है, वो 29 डिग्रीज पॉइंट 29 डिग्रीज 0.59 डिग्रीज 0.59 डिग्रीज का मान लेते हैं, मतलब वो नेक्स्ट हाउस में जाने को तैयार है। बट वो प्लैनेट एकदम से सेकंड में नहीं आएगा, वो प्लैनेट दीवार के बीच में आएगा। ये वो दीवार है और इस प्लैनेट को हम बोलते हैं संधि का ग्रह। संधि का ग्रह क्या होता है? जो प्लैनेट निष्फली होगा, जिस प्लैनेट का आपकी जन्म कुंडली में कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए रोल नहीं है कि वो प्लैनेट कहीं सेंटर में फंस गया। वो ना ही फर्स्ट का हो पाया, ना ही सेकेंड हाउस का हो पाया। वो समय कहीं ना कहीं रास्ते में था फर्स्ट और सेकेंड हाउस के, तब आप पैदा हो गए। इसलिए वो कहीं फर्स्ट और सेकंड के बीच में प्लैनेट है। आप ना फर्स्ट हाउस का बोल सकते हो, ना सेकंड हाउस का बोल सकते हो। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं जिसके कारण आपको मतलब इन प्रेडिक्शंस में डिफर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं अंगीरा कुंडली भी बना दूं। ये कुंडली कैसे बनती है,
क्या इसके राज है, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले इस कुंडली के बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं और इसके थ्रू हम अंगीरा कुंडली को भी समझ लेंगे। तो अंगीरा कुंडली के अनुसार इनके जो लगन में प्लैनेट है वो राहु ही है, कोई और प्लैनेट है ही नहीं। इनके लगन में सिर्फ और सिर्फ राहु है, क्योंकि राहु एक अच्छी डिग्री के साथ वहां विराजमान, बाकी यहां कोई भी प्लैनेट अच्छी डिग्री के साथ नहीं। मंगल देव जो हैं वो कहीं संधि में है और शनि देव जो हैं वो कहीं संधि में है। वो मतलब मंगल देव और शनि देव जो हैं वो 12th हाउस का भी रिजल्ट दे रहे हैं थोड़े थोड़े, और फर्स्ट हाउस का भी रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब वो संधि के ग्रह हैं। अब चंद्रदेव हैं वो भी सेम, वो ना ही सेकेंड हाउस में है ना ही फर्स्ट हाउस में है। सूर्य देव जो हैं वो सेकेंड हाउस में है क्लियरली। बुध देव जो हैं वो थर्ड हाउस में है। शुक्र देव जो हैं वो ना थर्ड में है ना फोर्थ में। केतु देव जो हैं वो 9th में है और गुरुदेव जो हैं वो 10th में। तो ये इन व्यक्ति की ओरिजिनल कुंडली है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये संधीय ग्रह कैसे काम करते हैं और ये संधीय ग्रह का कितना रोल है हमारी जिंदगी में। तो सबसे पहले आप इस कुंडली पर अगर नजर डालें तो ये इस कुंडली के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं और उसके थ्रू हम इन कुंडलियों से मैच करते हैं कि किस कुंडली में किस हिसाब से हमारी प्रेडिक्शन सही जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लगन में जो राहु है, जो लगन में राहु है वो यहाँ क्या करता है, इंसान को कंफ्यूज करता है, इंसान के मन में भ्रम पैदा करता है, इतनी हिचक पैदा कर देता है किसी व्यक्ति के कि वो अपनी जिंदगी में कोई फैसला ही नहीं ले पाता और वो अपने आप ही अपनी पूरी की पूरी, मैं बोलूं कि जिंदगी खराब कर देता है। क्योंकि ये जो राहु देव है ये वृश्चिक राशि में, अब आपको भी पता है कि राहु देव की जो नीच राशि है वो वृश्चिक राशि होती है। तो राहु देव लगन में ही नीच विराजमान है। मंगल देव और शनि देव भी एक तरह से आप मान सकते हो कि वृश्चिक राशि में ही हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको तुला राशि का भी देंगे। अब मंगल देव जो है, मंगल देव शनि देव की युति जो ये बीच में संधि हो गई, ये हम लाल किताब में बोलते हैं मसनूई राहु। ये जो मसनूई राहु यहां सेंटर में बना है ये 12th हाउस और फर्स्ट हाउस को कंबाइंड कर रहा है। 12th हाउस क्या होता है, हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ओके, हॉस्पिटल, मीन्स 12th हाउस हमारी बीमारी, व्यय, मतलब हमारा खर्च, वो सारी चीजें 12th हाउस है। फर्स्ट हाउस जो है वो है हम, और फर्स्ट हाउस मेनली जो होता है वो होता है हमारा माथा, जिसे हम बोलते हैं कि माथे की तकदीर, वो फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में राहु देव ने कलंक लगा दिया। मंगल और शनि देव 12th हाउस का रिजल्ट फर्स्ट हाउस में मिला रहे हैं। ये है संधीय ग्रह का मेन रोल। 12th हाउस को फर्स्ट हाउस में मिला रहे हैं, मतलब इंसान को एक ऐसी प्रॉब्लम दे देंगे माथे में जिसके कारण वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम में रहेगा। ये चीज आपको यहां नहीं मिलती दिख रही है, पहली पॉइंट। दूसरी चीज क्या है, सूर्यदेव कहां विराजमान है, सेकेंड हाउस में। अब सेकेंड हाउस में जो सूर्यदेव विराजमान है, अब मैं यहां एक और चीज आपको बताता हूं कि अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बात करें तो बृहस्पति देव और सूर्य देव का राशि परिवर्तन है, लेकिन ये जो राशि परिवर्तन है इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। ये क्यों राशि परिवर्तन क्लियरली नहीं हो सकता, उसका कुछ कारण है। बृहस्पति देव जो हैं वो सेकेंड हाउस में आ जाते हैं और सूर्य देव जो हैं वो 10th हाउस में आ जाते हैं। सूर्य 10th क्या है, सूर्य 10th है ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि ये घर जो है वो शनि का घर है और यहां सूर्य देव अगर आ जाते हैं तो आपके सरकारी काम, सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये सारी प्रॉब्लम इनके साथ भी आई है। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र देव संधि में है,
तीसरे घर का 4th हाउस में ले जा रहे हैं। तीसरे घर का रिजल्ट 4th हाउस में ले जा रहे हैं। मतलब जब शादी की उम्र थी तब इन्हें काम सूझा, कर्म करने का सूझा कि मैं अभी हार्ड वर्क करता हूँ, मैं अपनी पत्नी को थोड़ा मतलब अपनी लाइफ को थोड़ा सिक्योर कर लूँ, उसके बाद शादी करूँगा, उसके बाद घर बनाऊँगा, उसके बाद परिवार बनाऊँगा, उसके बाद सब कुछ बनाऊँगा। पर वो तीसरे और चौथे का मिलन में पूरा का पूरा शुक्र खत्म हो गया। ये 2 प्लैनेट्स हैं, इनका काम क्या है कि 12th हाउस से प्रॉब्लम्स लाते रहना इनकी जिंदगी में। शुक्र देव का क्या है कि घर गृहस्थी उन सब चीजों में प्रॉब्लम्स आते रहना 3rd हाउस से, क्योंकि 4th हाउस का 12th हाउस 3rd हाउस होता है, 1st हाउस का 12th हाउस 12th हाउस होता है। हमें पता है जो 12th हाउस होता है उससे मतलब 1st का 12 जो होता है वो उसका मारक घर होता है, सबसे खराब घर होता है। वैसे ही 4th का मारक कौन हुआ? 3rd। तो 3rd के मैलेफिक इफेक्ट्स वो 4th हाउस में भेज रहा है। 4th हाउस मैंने बता दिया, घर, वाहन, फैमिली, वो सारी चीज में प्रॉब्लम्स। और कर कौन रहे हैं? शुक्र देव। तो प्रॉब्लम्स किसको आएंगी? शुक्र देव को। मतलब शादी, मैं बोलता हूं इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज में प्रॉब्लम शुक्र देव कर देते हैं। और कभी लग्जरी लाइफ की तो बात ही छोड़ो, ऐसा व्यक्ति कार और घर भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये शुक्रदेव यहां प्रॉब्लम्स ही देने लिए बैठे। इसके बाद हम बात करते हैं, लगन में राहु देव है मैंने बोला है, और यहां ये केतु देव है। तो ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम आमतौर पर ये बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति की शादी बहुत कम होती है, पहली चीज। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है लव अफेयर की, लव अफेयर की एक कंडीशन आती है। अब ये जो लव अफेयर की कंडीशन है ये क्या है कि अगर ऐसा व्यक्ति का एक बार लव अफेयर जरूर होगा, उस व्यक्ति की शादी उसी लड़की से होनी होती है। अगर वो व्यक्ति उस लड़की से शादी नहीं करता तो उसकी जो शादी है वो कैंसिल हो जाती है। उसकी शादी कैंसिल सिर्फ किस कारण हुई कि राहु देव लगन में थे, केतु देव यहां थे। यहां सिर्फ एक ऑफर मिलता है कि आपका एक बार लव अफेयर होगा। आप वो लव अफेयर अगर ठुकरा देते हो तो आपकी शादी कैंसिल। उसका कुछ ये चीजें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस जुपिटर। 10th हाउस जुपिटर सॉरी सेकंड, ये अगर हम राशि परिवर्तन के हिसाब से देखें तो सूर्य मैंने यहां बता दिया है, अब बृहस्पति यहां बता दूं एक बार। तो बृहस्पति जब 10th हाउस में होते हैं, ये मैं लाल किताब से बता रहा हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अगर हम राशि परिवर्तन ना माने तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंग ये घर तो बृहस्पति देव का है, लेकिन मतलब इस घर के कारक बृहस्पति देव हैं, लेकिन इस घर के कारक सूर्य देव नहीं है। इसलिए लाल किताब के अकॉर्डिंग इस घर के कारक कौन है? शनि देव है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो राशि परिवर्तन नहीं हो सकता। तो लाल किताब के अकॉर्डिंग 10th हाउस जुपिटर की फाइनेंशियल स्थिति कभी अच्छी नहीं होती। उसकी बिजनेस मतलब भगवान ये बोलता है कि रोटी से मोहताज कभी नहीं करूंगा, लेकिन इतना धन कभी नहीं दूंगा कि आप लग्जरी लाइफ जियो। आपके पास कार हो, घर हो, सब कुछ नहीं देते जुपिटर टेन। तो ये चीज एक सिंपल सी कंडीशन है। तो ये 2 मिनट के अंदर जो मैंने कुंडली प्रेडिक्ट कर दी वो सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि मुझे अंगीरा कुंडली द्वारा कुछ साइंस मिल गए, कुछ पता चल गया जो मुझे इन कुंडली से नहीं पता चला। अब मैं अगर लगन कुंडली के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करूं तो लगन में लाल किताब के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस कर रहा हूं मैं, लगन में डबल राहु है। लगन में डबल राहु का मतलब ये होता है कि उसका व्यक्ति का राहु बहुत स्ट्रांग है। उस व्यक्ति की जिंदगी में ना हर एक चीज राहु से रिलेट हो जाएगी, क्योंकि हम बोलते हैं लाल किताब में राजा जैसा होगा ना उसके हिसाब से ही प्रजा चलती है। तो लगन के अकॉर्डिंग राहु राजा है, तो राहु की मर्जी, राहु जो मर्जी करे। और राहु का एक सबसे कॉमन सा रिजल्ट होता है कि वो इस घर बैड रिजल्ट देता है।
अगर वो इस घर बैड रिजल्ट देता है तो ये सिंपल सा कंडीशन है कि वो ये राहु यहाँ फैमिली में प्रॉब्लम्स करेगा, बच्चों में प्रॉब्लम्स करेगा, शादी में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये फैमिली नहीं बनने देगा, ये राहु का ही काम है। बट इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। अब मैंने वो जो हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड ये जो आपको डायरेक्ट 12th और फर्स्ट का रिलेशन बताया, वो रिलेशन इनमें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और चलित कुंडली के हिसाब से बात करें तो यहां से ये हट गए, राहु ही हट गए, तो ये तो कुंडली मैं बोलूंगा ये पूरी अप्लाई नहीं होती। चलित कुंडली इस वाली कुंडली में 0 अप्लाई हुई है, एक भी प्रेडिक्शन इस वाली कुंडली से नहीं हो पाई। केपी कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें इस कुंडली से रिलेटेड हम बोलेंगे कि सिर्फ 45% की प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं केपी कुंडली। इससे हम बोलते हैं सिर्फ 50% की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। मतलब लगन कुंडली सिर्फ 50% अप्लाई हुआ इस कुंडली पे, केपी कुंडली सिर्फ 45% अप्लाई हुई, और चलित कुंडली जो है वो तो अप्लाई ही नहीं हुई, इसकी हर एक प्लैनेट की कंडीशंस गलत आई। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमें ग्रह और लगन शोध करना बहुत जरूरी है। हमें जिंदगी भर अगर ये नहीं समझ आया कि मुझे प्रेडिक्शंस करनी है, मैं लगन कुंडली लूं, चलित लूं, केपी लूं, अगर ये ही नहीं आया, मतलब आपको कभी जिंदगी में सिंपल सी चीज है ये नहीं समझ आया कि राहु 5th में है या 6th में है, तो प्रेडिक्शंस किसकी करोगे? राहु 5th की 6th की? आपको जिंदगी भर नहीं समझ आया तो कभी आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बनोगे? आप मतलब आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज समझ ली, जैसे एक लाल किताब की 2-4 चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ। तो राहु 6 जो है ना, उस व्यक्ति के पास कभी पैसा नहीं टिकता। राहु 6 में ना उस व्यक्ति का उधार बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में होता है। राहु 6 वाले व्यक्ति के ना मतलब अगर ऐसा व्यक्ति जहां ऐसी जगह जाए जहां धूप बत्ती हो, जहां चादर चढ़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति की आधी से ज्यादा जिंदगी स्पॉइल हो जाती है। राहु 5th की अगर बात करें तो उससे पूछो कि तुम्हारे घर में किस व्यक्ति की डबल मैरिज हुई है। सेकंड चीज ये है कि ये पूछो कि कौन से ऐसी तुम्हारे घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मेल चाइल्ड नहीं हो रहा है, और अगर सबके है तो तुम्हारे नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके मेल चाइल्ड नहीं, और कोई ना कोई का मतलब ये नहीं है कि आप चाचे ताए, इतनी बड़ी प्रेडिक्शंस नहीं है ये 100% अप्लाई होने वाली कंडीशन है। मतलब फैमिली की बात है, आपके फादर या दादा से आप ले, इससे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। आपकी फैमिली में चेक करें कि मतलब आपकी फैमिली में मतलब आपके फादर, मतलब आपका जो भाई है बहन है उसके कोई एक मेल चाइल्ड नहीं होगा, और सबके है तो आपके मेल चाइल्ड नहीं होगा। और मेल चाइल्ड होने की कंडीशन इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को मेल चाइल्ड सभी को है तो उस व्यक्ति के एक अबॉर्शन जरूर होता है, तब जाके उसके मेल चाइल्ड होता है, अदरवाइज मेल चाइल्ड की कंडीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये सिंपल सी लॉजिक है। बट अगर आपको ये समझ नहीं है, 5th है 6th है, तो आप तो 6th की प्रेडिक्शंस कर रहे हो, वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, फिर 5th की प्रेडिक्शंस कर रहे हो, फिर वो बोलेगा हाँ ऐसा है। बट आपका ये 5th और 6th के चक्कर में ना एस्ट्रोलॉजी खराब हो जाती है, और 90% लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी को छोड़ देते हैं। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको बहुत अच्छे अच्छे रूल्स बताए कि सूर्य सेकंड में हो तो ये होता है, राहु लगन में हो तो ये होता है, केतु यहाँ, बट आपको अगर उस प्लैनेट की पोजीशन नहीं पता चली, वो किस हाउस में है ये नहीं पता चला, तो प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगी। सिर्फ इतना सा महत्वपूर्ण चीज इस विषय को लेकर है। अंगीरा कुंडली कैसे बनती है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अंगीरा कुंडली के लिए मैं मेनली ये समझाना चाहता हूं आप लोगों को, मिटा दूंगा 2 मिनट बस, मैं इसके बाद समझा ही रहा हूं। अंगीरा कुंडली मेनली हमारी डिग्रीज के अकॉर्डिंग बनती है। हमारी एक डिग्री होती है जो 360 डिग्रीज में से लिखी होती है। जैसे इन व्यक्ति की जो डिग्री है, लगन की डिग्री है, वो है
इनकी ये लगन की डिग्री। अब आप क्या करोगे कि ये लगन की डिग्री है, तो हमारे इनमें क्या करते हैं कि एक हाउस को 30 डिग्री का नहीं मानते। अब इसमें क्या होता है कि एक होता है कि राशि आरंभ। अब आप चलित कुंडली को देखें तो चलित कुंडली या कहीं और आपके जिस भी आप एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें लिखा होता है कि राशि आरंभ, राशि अंत और राशि का मध्यमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंगीरा कुंडली को बनाने के लिए। अगर ये चीज को आप समझ लेते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ये एक लगन मैंने आपको बोल दिया, अब इसमें हम बोलते हैं कि बहुत सारे इसमें क्या है कि 30 डिग्री की एक हाउस नहीं मानते, लेकिन हमने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि हमें पता है कि 360 डिग्री से ही हमारे 12th हाउस क्लियर होंगे। अगर कोई एक आप बोलते हो कि एक राशि 31 डिग्री की है, एक राशि 30 डिग्री की है, तो वो चीज़ एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी नहीं लिखी, बट ये एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स में किया जाता है। तो आप क्या करोगे, जो ये लगन स्टार्ट है उसके बाद उसे 30 डिग्रीज प्लस कर दोगे, मतलब ये फर्स्ट हाउस हुआ। अब क्लीन करके मैं आपको इजीली समझाता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि आपको समझ आ जाए कि ये क्या चीज है। मतलब जो आपका फर्स्ट हाउस है, मतलब लगन है, वो ये है 39। ये मैं बोलता हूं आरंभ है। अब आरंभ के बाद क्या करना है वो चीज आपने चेक कर लेनी। आरंभ के बाद क्या करना है, इसमें प्लस 30 डिग्रीज करनी है। तो आपका फर्स्ट हाउस ये आरंभ है, एंड कब होगा, इस पर ये फर्स्ट हाउस खत्म होगा। इसके बाद क्या होगा, ये सेकंड हाउस की स्टार्टिंग है। फर्स्ट हाउस की एंडिंग है, सेकंड हाउस की स्टार्टिंग है, थर्ड हाउस की एंडिंग, फिर ऐसे ऐसे करते हुए ये आपको सो ऑन 12th हाउस की प्रेडिक्शंस करनी है। और 12th हाउस की जो अंत होगा, मतलब राशि का अंत होगा, वो इस पर होगा। फर्स्ट हाउस आरंभ यहां से हुआ है और 12th हाउस का जो एंड पीरियड है वो ये है। तो इससे आप 30 प्लस करते रहें और लिखते रहें उसे। उसके बाद आप सब लोग ये काम करें और उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके थ्रू आप प्रेडिक्शंस करके देखें अभी सब। उसके बाद आप बताएं मुझे प्रेडिक्शंस में क्या चेंजेस आए। जो आप प्रेडिक्शंस, आपको अपना प्लैनेट नहीं पता ना